नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं मानव जन्म के बारे में। मानव जन्म के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मानव जन्म में जो है कौन कौन से क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में भाई पूछल जाता है। जो पूछे सीधा सीधा, जो हम भाई बोर्ड एग्जाम सीरीज चला रहे हैं ना, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछेगा। बस आपको क्या करना है कि आपको जो है केवल और केवल आपको जो है अपना टाइम देना है। बस एक चैप्टर के लिए 1 घंटा से सवा घंटा बस हमें टाइम चाहिए। उतने में हम जो है क्विक रिवीजन करेंगे, जिसके तहत जो है हम लोग क्या करेंगे, पूरा बेहतरीन ढंग से रिवीजन करेंगे और इस प्रकार से समझाने का हम प्रयास करेंगे आपकी लोकल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको एकदम दिमाग में आपके जाकर जो है छप जाए और आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठे ना तो ज्यों कहते हैं छाप के चल आए। ज्यों कहते हो जब छाप के आएंगे तो 90+ नंबर जो है आपका आना है, इतना तो निश्चित है। बस अब आपकी राइटिंग, थोड़ा सा राइटिंग सुधारिए, अपनी तरफ से हम पूरा मेहनत लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे, जिससे कि आपका जो है अच्छा नंबर आए। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बाबू, हम कर क्या रहे हैं कि हम जो है पिछले 8-10 वर्षों का जो है देख रहे हैं कि आया क्या था एग्जाम में। पिछले 8-10 वर्ष के बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते थे और उन्हीं क्वेश्चनों का एकदम निचोड़ लेकर आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम सीरीज के माध्यम से। और आपको क्या बताएंगे, आपको यही बताएंगे, बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको जो है समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे कि हम चला ही रहे हैं इस सीरीज, और इस सीरीज का जो है पहला क्वेश्चन होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का जो है सचित्र वर्णन करना है। अभी देखिएगा चित्र यहाँ पर बनाया है, अभी वर्णन के लिए तो हम बटले हैं। ठीक है, अभी हम वर्णन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आज का क्या होगा, अंडाणु जनन यानी कि अंड जनन का जो है वर्णन करना है। महिलाओं में ओवम कैसे बनता है इसका वर्णन हम लोग डिटेल से करेंगे। ठीक है। आगे क्या करेंगे, आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसे कौन से हार्मोन नियंत्रित करता है, पूरा का पूरा एकदम वर्णन कर देंगे भाई, एकदम वर्णन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एकदम बेहतरीन से समझेंगे, जिससे आपकी खोपड़िया में जाके ना एकदम छप जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखना। भाई कई बार पूछा प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा क्या है, आज समझ जाएंगे कि प्लेसेंटा है क्या। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। भाई मनुष्य में नर जनन तंत्र का जो है सचित्र वर्णन करना है। चाहे तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, अगर चाहे तो आप अपने स्वतः खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ना है। मगर एक टीचर की आवश्यकता बाबू काहे पड़ती है, कहे कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा दें। जैसे हम ही को ले लीजिए, 1 घंटा या सवा घंटा में पूरा आपका चैप्टर खत्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप अगर उसी चैप्टर को बुक से पढ़ेंगे तो उतना ना समझ में आए, ऊपर से पढ़ते जाएंगे, ऊपर से 4 लाइन नीचे पढ़े, पहला लाइन हम कह रहा लो सोचने लगेंगे, बात समझ आएगी ना। तो हम क्या करते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज, जो भाषा आप समझते हैं उसी भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे बाबू। ठीक है। अगला क्या है, शुक्राणु जनन यानी कि शुक्र जनन की प्रक्रिया बताइए एवं लीडिंग कोशिकाओं के कार्य बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। निषेचन क्या होता है वर्णन करना है। ठीक है। आगे क्या है, स्तन ग्रंथि पर टिप्पणी लिखना है कि भाई स्तन ग्रंथि क्या होती है, किस प्रकार जो है कार्य करती है। अगला क्या है, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन पर क्या करना है, में अंतर स्पष्ट करना है। यही सब क्वेश्चन है जो कि इसमें से देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है इसी से पूछेगा, इस चैप्टर से, मानव जनन से। इसके बाहर जो है कुछ पूछने वाला है नहीं। ठीक है। तो पहला हम लोग क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि क्या है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का जो है सचित्र वर्णन जो करना है, उसी के बारे में जो है हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करने वाले हैं। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि बाबू आप जानते हैं कि मानव क्या करता है, जनन क्या होता है, अपनी जैसी संतान पैदा करना ही क्या कहलाता है, जन्म कहलाता है।
घोड़ा है तो भाई घोड़ा पैदा करेगा, हाथी है तो हाथी पैदा करेगा, गधा है तो गधा पैदा करेगा, मनुष्य है तो मनुष्य पैदा करेगा, ठीक है ना। तो मादा जनन क्या होता है भाई, महिलाएं क्या करती हैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करती हैं, उसी को कहते हैं मादा जनन, ठीक है ना। महिलाओं में इसके लिए होता क्या है भाई, इसके लिए महिलाओं में बाबू बनता है अंडाणु, क्या बनता है, अंडाणु बनता है। और अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं अंडजनन, अंडजनन या फिर मादा जनन कहते हैं। अब मादा जनन जब होता है ना बाबू, मादा जनन जब होता है, अंडाणु जब बनते हैं तो उसके बनने में विभिन्न अंगों का योगदान होता है। अब इन सभी अंगों को जो है सम्मिलित रूप से कहते हैं मादा जनन तंत्र। इस कहने का सेंस क्या है, ओवम बनाने में विभिन्न अंगों, बहुत सारे अंग की आवश्यकता होती है, बहुत सारे जब अंग लगते हैं तो उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से मिला के मादा जनन तंत्र कहते हैं। जैसे आपकी परिवार है, आपके परिवार में आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन, दीदी, दादा दादी, सबको मिलाकर परिवार बनाना, उसी प्रकार जो मादा है, मादा में जब ओवम बनता है तो ओवम बनाने में कई अंग भाग लेते हैं और सभी अंगों को मिलाकर जो है क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। अब भाई क्या इसके भाग कौन कौन से हैं, यह हम लोग देख लेते हैं। पहला भाग देखेंगे तो एक जोड़ी क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है। एक जोड़ी क्या पाया जाता है भाई महिलाओं में, महिलाओं में बाबू जो है एक जोड़ी क्या पाया जाता है, एक जोड़ी जो है अंडाशय पाया जाता है। अब यही जो एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है इसी को कहते हैं प्राथमिक, इसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भाई प्राथमिक लैंगिक अंग। जो एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा क्या है, एक जोड़ी अंडाशय, जैसे देखिएगा यहाँ फिगर में आइए, देखिए एक ओवरी यहाँ पर एक अंडाशय ई है और एक अंडाशय ई है। इसके बारे में अब डिटेल से आगे बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं किसके, मादा जनन तंत्र के भाग की। दूसरा होता है क्या है, दूसरा एक जोड़ी क्या पाई जाती है महिलाओं में, एक जोड़ी पाई जाती है बाबू अंडवाहिनी। एक जोड़ी क्या पाई जाती है, एक जोड़ी इसमें पाई जाती है क्या, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जिसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया अंडाशय, यहाँ से जो ये नली नुमा संरचना जा रही है दोनों तरफ से, इसे ही कहते हैं अंडवाहिनी। इसे ही क्या कहते हैं बाबू, इसे ही अंडवाहिनी के नाम से जो है जाना जाता है। तीसरा भाग की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा भाग होता है बाबू गर्भाशय। क्या होता है, तीसरा भाग होता है भैया गर्भाशय। ये देखो ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है ना, ये वाली संरचना का होता है, यह होता है गर्भाशय, मतलब यूटेरस। यह क्या होता है, यूटेरस। चौथा भाग का होता है, चौथा भाग होता है बाबू ग्रीवा। चौथा भाग का होता है, चौथा भाग ग्रीवा। जैसे आप देख रहे होंगे ये ग्रीवा नाल है, ये जो संरचना है यही क्या है, यही ग्रीवा नाल है, ग्रीवा नाल होती है। अब पांचवा भाग का होता है, तो पांचवा भाग होता है बाबू योनि, वैजाइना। योनि होता है, योनि वैजाइना, यहाँ पर जो है योनि होती है पांचवा भाग। बात समझ में आ रही है ना। कितने भाग होते हैं टोटल, टोटल होते हैं बाबू 8 भाग होते हैं। मादा जनन तंत्र के जो है कितने भाग होते हैं, 8 भाग होते हैं। जिसमें से हमने आपको कितना बताया, इसमें से हमने आपको 5 बताया, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, ठीक है, इतना हमने आपको बता दिया। अगला क्या होता है, अगला होता है बाबू भंग। अगला क्या होता है बाबू, अगला क्या होता है, अगला होता है भंग होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद स्तन ग्रंथियां होते हैं। इसके बाद क्या होता है, स्तन ग्रंथियां होते हैं। और सबसे लास्ट में जो होता है उसका नाम है बाबू बार्थोलिन ग्रंथि। क्या नाम है, बार्थोलिन ग्रंथि, ठीक है। कौन सी ग्रंथि होता है, बार्थोलिन ग्रंथि। देखिए एक जोड़ी अंडाशय था, इसे क्या हमने कहा, इसे हमने कह दिया बाबू प्राथमिक लैंगिक अंग। कौन सा अंग हमने कह दिया, प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है ना। अब देखिएगा अंडवाहिनी से लेकर
अंडवाहिनी से लेकर योनि तक की जो संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सहायक नलिका। इस तरह क्या कहते हैं बाबू, एकरा कहते हैं सहायक नलिका। क्या नाम है, सहायक नलिका। ठीक है ना, इतना बात समझ में आई। आई जो भंग होता है, भंग को कहते हैं सहायक जननेंद्रिय या फिर बाह्य जननेंद्रिय। इसका नाम क्या होता है, बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है ना। अब ये जो होती हैं इन्हें कहते हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक क्या, ग्रंथियां। इसका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है सहायक ग्रंथियां। ठीक है ना। तो भाग समझ में आया बबुआ। देख भाई, देखो भाई, मादा जनन तंत्र जो होता है, मादा जनन तंत्र में जो है टोटल 8 भाग लेते हैं। कितने, 8 भाग होते हैं। पहला तो हो गया एक जोड़ी अंडाशय, देखिए एक यहाँ एक जोड़ी अंडाशय। दूसरा एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक अंडवाहिनी यहाँ एक अंडवाहिनी यहाँ, तो एक जोड़ी अंडवाहिनी हो गई। तीसरा भाग होता है गर्भाशय, गर्भाशय ई वाला है। ठीक है ना। चौथा भाग होता है ग्रीवा, ग्रीवा जो है ग्रीवा नाली वाली दिख रही है आपको। पांचवा भाग होता है योनि जो इधर होती है एकदम नीचे। फिर इसके बाद होता है योनि के बगल में भंग पाया जाता है, बाह्य जननेंद्रिय। फिर क्या होती है, स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथि जो है पाई जाती है। बात समझ में आई इतना कि ना आई, क्लियर है कि ना है बताइए। इतना क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट जो है क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है बाबू आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे भाई अंडाशय के बारे में, यानी कि ओवरी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अंडाशय, ओवरी, जो ये ओवरी दिख रही है आपको, अंडाशय दिख रही है भैया, एकरा बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ई का होता है बाबू, बादाम तो देखे होगे ना, बादाम जो ओवरी होती है, अंडाशय जो होता है ना, ये क्या होता है, ये बादाम के आकार का होता है। आकार कैसा होता है इसका, आकार कैसा होता है, आकार होता है बादाम के आकार का, बादाम के आकार की होती है। तो भैया इसकी कुछ लंबाई भी होगी, इसकी कुछ चौड़ाई भी होगी, इसकी कुछ मोटाई भी होगी ना, सब चीजें होती है। तो लंबाई इसकी जो होती है वो 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी जो होती है 2 सेंटीमीटर और मोटाई जो इसकी होती है 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। ये कैसी होती है बाबू, बादाम। इमेजिन करिए अपने दिमाग में, बादाम कैसा होता है। मम्मी कहत है कि रोज सवेरे सवेरे 4 ठे बादाम भिगो के खा बेटा, दिमाग एकदम तेज हो जाएगा, कंप्यूटर की तरह दिमाग काम करेगा। कंप्यूटर नहीं कर पाते हैं देसी लोग, कंप्यूटर की तरह आपका क्या चलेगा, दिमाग चलेगा। बादाम खाओ, तो बादाम से समझ लीजिएगा, बादाम जो होगा उसी प्रकार आपका जो ओवरी होता है महिलाओं में 3 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा। क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये होता है अंडाशय। कहाँ पाया जाता है अंडाशय, तो भाई अंडाशय जो होता है ये उदर गुहा में होता है। उदर गुहा का मतलब क्या हो गया सर जी, बाबू उदर गुहा का मतलब होला कि पेट, जैसे वक्ष गुहा माने सीना होला और उदर गुहा माने का होला, उदर गुहा माने पेट। तो पेट में होता है कौन चीज, पेट में ही होता है आपका कौन चीज होता है, ये होता है अंडाशय, ओवरी। अंडाशय कहाँ होता है, उदर गुहा में होता है। कहाँ पर स्थिर होती है, उदर गुहा में स्थिर होती है। बात समझ में आई इतनी। कहाँ पर स्थित होती है, तो उदर गुहा में जो है क्या होती है, स्थिर होती है। आखिर में होत का है सर जी, बार बार बता रहे हैं, इसमें क्या चीज होते है, तो बाबू इनमें निर्माण होता है कौन चीज, घर और बनत है का ना रे बबुआ, इनमें बनत है ओवम। ओवम का मतलब कौन चीज बनत है, एकरा में बनत है अंडाणु। क्या बनत है, अंडाणु बनत है। इसमें क्या बनता है, इसी में जो है अंडाणु ओवम का निर्माण होता है। कैसे होता है, कोई इसको बनाने वाला होगा, भाई बनाता यही है और कुछ करत है का, हाँ भाई इससे जो है हार्मोन निकलत है। इससे क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। कौन हार्मोन निकलत है, तो निकलत है बाबू प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलत है, एमए से निकलत कौन चीज है, कौन हार्मोन निकलत है, तो एमए से जो है प्रोजेस्टेरॉन निकलत है। और क्या निकलत है,
इनमें से आउट निकला था एस्ट्रोजन। क्या निकला था? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो महिलाओं की ओवरी से जो है दो हार्मोन स्पेशली निकलते हैं। कौन कौन? प्रोजेस्टेरॉन और कौन चीज? एस्ट्रोजन नामक जो है दो हार्मोन निकलते हैं। तो ये रही कहानी किसकी? ये रही कहानी ओवरी के। ओवरी का मतलब क्या हो गया? ओवरी का मतलब अंडाशय। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। अब कैसे बनते हैं सर जी? तो कैसे बनते हैं सर जी दूसरा क्वेश्चन में बताएंगे कि अंड जनन कैसे होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम मादा जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो बस इतना जानकारी रखिए, ठीक है ना। अंड जनन अभी जस्ट इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे, तो उसमें डिटेल से बताएंगे अंड जनन, ओवरी में कैसे अंडाणु बनेगा, ठीक है ना। आगे हम बात करने वाले हैं किसकी? आगे हम बात करने वाले हैं बाबू, ये तो हो गया पहला भाग। दूसरा भाग की हम बात करेंगे। दूसरा भाग का क्या नाम है? इसका नाम है अंडवाहिनी। क्या नाम है बाबू? अंडवाहिनी, जिसे आप फैलोपियन नलिका के नाम से भी जानते हैं। देखिए महिलाओं में जो अंडवाहिनी कितनी होती है? दो। यहां से लेकर यहां तक एक ये हो गई, एक ये हो गई। अंडवाहिनी कितनी होती है? एक होती है। तो सर जी इसकी भी कुछ आकार होता है क्या? इसका भी कुछ आकार होता है क्या? हाँ बाबू, ये 10 से लेकर 12 जो है सेंटीमीटर की होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संरचना होता है ना भैया, 10 से 12 सेंटीमीटर जो है ये का होता है 10 से 12 सेंटीमीटर की होता है। अच्छा सर जी ठीक है, एक कितना भाग होता है? कई ठो होते हैं का? हाँ बाबू, इसमें जो है टोटल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग जो है इसमें क्या होते हैं। देखिए पहला वाला है, देख रहे हैं उंगली जैसी झलरी जैसी संरचना दिख रही है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कीपक या फिर झालर कहते हैं। पहला वाला जो भाग होता है इसका क्या नाम होता है? उसका कीपक या फिर झालर नाम होता है। दूसरा भाग कौन है? यहां से यहां तक जो जा रही है ये वाला भाग, इसे कहते हैं तुम्बिका। क्या कहते हैं? तुम्बिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तुम्बिका नाम होता है। तुम्बिका, तुम्बिका, ठीक है ना। अगला वाला जो भाग होता है, यहाँ पर जो भाग इसे आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं संकीर्ण। क्या नाम होता है इसका? संकीर्ण नाम होता है। तो फैलोपियन नलिका में कितने भाग होते हैं बाबू? तो फैलोपियन नलिका में जो है टोटल 3 भाग होते हैं। कीपक जिसे झालर कहते हैं, इसे अंडाशय से जो क्या करता है? ओवम को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। ओवम को अपनी तरफ खींचने का काम कौन करता है? यही कीपक करता है, ठीक है। उसके बाद तुम्बिका जो होता है, आपसे पूछता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो हम जानते हैं भाई फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है, ठीक है ना। अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या पूछेगा? अंडवाहिनी यानी फैलोपियन नलिका के किस भाग में निषेचन होता है? तो भैया तुम्बिका में होता है, यहीं पर होता है निषेचन, तुम्बिका में होता है। बात समझ में आ रही है? तीसरा भाग होता है संकीर्ण पथ, जिसका नाम है, इसमें जो है छोटे छोटे पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम जो है सीलिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम होता है? सीलिया। छोटे छोटे जो है सीलिया पाए जाते हैं। कहेंगे भैया ये क्या करत है सर जी? सीलिया का काम का है? तो बाबू सीलिया जौन होता है, सीलिया ही का करत है, यह जो है शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में मदद करता है। धक्का दे आगे भेजा। जैसे यहाँ से शुक्राणु गए, शुक्राणु जा रहे एनर्जी खत्म हो गई, तो सीलिया क्या करे? धक्का मार के भेज दिया, चुप भाग, जल्दी हट, निकल यहाँ से, ठीक है। तो सीलिया क्या करता है? इन्हें आगे भेजने का जो है क्या करता है? काम करता है। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है? अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट जो है आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चढ़ेंगे तीसरे वाले भाग पर, जिसका नाम है गर्भाशय। आई होप इतना आप जो है समझ चुके होंगे। अब हम चलेंगे गर्भाशय की ओर, ठीक है ना। अब हम किसका डिस्कस करेंगे बाबू? अब हम इसके बाद जो है गर्भाशय का बात करेंगे। किस चीज की बात करेंगे? हम लोग जो है गर्भाशय का बात करेंगे कि भाई गर्भाशय का होता है, कैसे जो है गर्भाशय, ठीक है। देखिए आपको ये जो संरचना दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली, यह है यूटेरस। यह क्या है? यह है बाबू गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है ये क्या होता है कि ये जो है यह कैसा होता है? ये नाशपाती के आकार का होता है।
किस आकार का होता है? नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है? तो नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, नाशपाती तो देखे होंगे ना, नाशपाती अगर देखे हैं तो भैया हाँ सर जी देखे हैं तो वही आकार का होता है। ठीक है, किसका बना होता है? तो भाई ये पेशीय ऊतकों का बना होता है। किसका बना होता है? पेशीय ऊतकों का। किसका बना होता है बाबू? तो पेशीय ऊतकों का बना होता है। किसका बना होता है? पेशीय ऊतकों का बना होता है। बात समझ में आई इतना कि नहीं? किसका बना होता है? तो पेशीय ऊतकों का बना होता है। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है आखिर सर जी गर्भाशय कहाँ पावा जाता है? गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी जो होता है पूरा का पूरा कहाँ पावा जाता है? तो भैया हम पहले में बताएं कि श्रोणि, यह क्या है? श्रोणि प्रदेश में पाया जाता है। श्रोणि प्रदेश का मतलब क्या हो गया? उदर गुहा में एक श्रोणि प्रदेश होता है, कमर के ऊपर जो श्रोणि प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह जो है कहाँ पाया जाता है? श्रोणि प्रदेश में पाया जाता है। कमर के ऊपर श्रोणि प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बबुआ? तो श्रोणि प्रदेश में जो है पाया जाता है। कौन चीज? गर्भाशय। अब होता क्या है देखिए, इसी में जो है इसी में दोनों अंडवाहिनी, दोनों क्या है? अंडवाहिनी आकर खुलती है। देखिए एक अंडवाहिनी इधर से आ रही इसमें खुल गई, एक अंडवाहिनी इधर से आ रही इसमें खुल गई। मतलब क्या है सर जी? गर्भाशय में जो है बाबू दोनों अंडवाहिनी आकर गर्भाशय में ही क्या करती हैं? खुल जाती हैं। ठीक है ना? बाकी अगर हम बात करें गर्भाशय के जो है कितने भाग होते हैं, तो गर्भाशय के बाबू मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपरी वाली ये परत आपको दिख रही होगी, ये वाली, इस परत को नाम होता है पेरीमेट्रियम। क्या नाम होता है? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यहाँ हिंदी में आपको मिल रहा होगा लिखा परिगर्भाशय। परिगर्भाशय, गर्भाशय की सबसे ऊपरी परत को ही क्या कहते हैं? परिगर्भाशय। इंग्लिश में कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। देखिए ये तो हो गया पहला। इसका दूसरा भाग क्या होता है? दूसरा भाग होता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम होता है इसका दूसरा भाग, जिसे हिंदी में कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर या फिर मध्य पर, या फिर क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं गर्भाशय पेशी। देखिए जो दूसरा अक्षर इसे दिख रहा है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है वाला, इसे क्या कहते हैं? परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर यानी कि मायोमेट्रियम। देखिए जो मायोमेट्रियम होती है ना बबुआ, मायोमेट्रियम एकदम चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी होती है एकदम। कहेंगे सर जी चिकनी से क्या मतलब हो गया? चिकनी क्यों होती है? कहें कि बबुआ जो है चिकनी होने के कारण जो है प्रसव में जो है मदद करती है। होता क्या है कि इसकी जो पेशियां होती हैं वो क्या करती हैं? क्रमाकुंचन गति करती हैं। क्या करती हैं? क्रमाकुंचन गति करती हैं। किसकी पेशियां? मायोमेट्रियम की जो पेशियां होती हैं वो क्रमाकुंचन गति करती हैं। इससे क्या होता है सर जी? हमारा क्या पता है? बताइए थोड़ा तो बाबू। जो क्रमाकुंचन गति होती, जब प्रसव होता है, बच्चा पैदा होता है ना, उसके लिए ये गति बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। जब तक उसमें संकुचन ना होगा मायोमेट्रियम में, तब तक बच्चा जो है गर्भाशय से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब संकुचन होता है तो असह दर्द होता है। जब असह दर्द होता है तभी जाके बच्चा क्या होता है? संकुचित होती है पेशियां और बाहर की तरफ इसे धक्का देती, बाहर संसार में इस पापी दुनिया में आता है। ठीक है, इस पापी दुनिया में आता, तब उसको पता चलता है कि भाई इस संसार जो है कैसा है, झूठों का संसार है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र का संसार है, कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पे दृढ़वत रहे टरे न हरिश्चंद्र का सत्य विचार। ऐसे भी लोग थे हमारे यहाँ एक से एक नीच राम रहीम जैसे भी लोग थे। ठीक है ना? हमारे यहाँ भारत में जो है एक से एक साधु संत महात्मा हुए हैं और एक से एक नीच भी हुए हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो वही बात होती है, जब तक मायोमेट्रियम में जो है क्रमाकुंचन गति नहीं होगी,
दर्द नहीं होगा, बच्चा जो है गर्भाशय से बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए कभी कभी किन्हीं किन्हीं महिलाओं को डॉक्टर क्या करते हैं कि दर्द का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि क्या होगा कि पेशियों में जो मायोमेट्रियम है इसमें संकुचन हो, संकुचन जब होगा तभी बच्चा होगा। और किसी किसी में संकुचन होता ही ना है, तब क्या करते हैं, तब जो है उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। बात समझ में आई? ऑपरेशन के माध्यम से जो है बच्चे को क्या करते हैं, शरीर से गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सबसे लास्ट पेशी की, जिसका नाम है गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय अंतःस्तर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं बाबू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम मतलब सबसे आंतरिक परत होती है। अभी जो सबसे आंतरिक परत होती है इसी में जो है बाबू फैले होते हैं रक्तवाहिनियां। क्या फैली होती हैं, रक्तवाहिनियां। और क्या फैली होती हैं, इसी में पाई जाती हैं लसिका वाहिनियां। क्या पाई जाती हैं, लसिका वाहिनियां। और क्या पाई जाती हैं, इसी में बाबू पाया जाता है श्लेष्मा। बात समझ में आई? रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां और श्लेष्मा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं बबुआ? ये सब पाए जाते हैं एंडोमेट्रियम में। कहाँ मिलत है? एंडोमेट्रियम में जो है ये सारी की सारी चीजें जो है मिलती हैं। बात समझ में आई कि ना आई? क्लियर है कि ना है? अब हम बात करेंगे अगले भाग की, जिसका नाम है ग्रीवानाल। ग्रीवानाल भी क्या करती है भाई, यह जो है प्रसव में मदद करती है। यह जो है क्या होता है, यह भी मदद करती है। साथ ही साथ जो वेजाइना होता है, वेजाइना जो होता है बाबू, ये क्या होती है, गर्भाशय की पतली ग्रीवा द्वारा जो है योनि में खुलता है। जो योनि होती है, गर्भाशय की जो एक पतली दीवार आपको दिख रही है, ग्रीवानाल जो दिख रही है, ये जो पतली दीवार होती है इसे ग्रीवानाल कहते हैं। और ये ग्रीवानाल जाके वेजाइना में यानी कि योनि में जो है क्या होती है, जाके खुल जाती है। अब क्या होता है इसमें, योनि में जो है यही मैथुन जब होता है, जब मैथुन क्रिया होती है, तो मैथुन क्रिया में जो है यह पुरुष के वीर्य को अवशोषित करती है। पुरुष के वीर्य को ग्रहण करने का काम कौन करती है, वेजाइना करती है। अभंग जो होता है ये बाह्य जन्मेंद्री होती है। साथ ही साथ हम आपने क्वेश्चन में स्तन ग्रंथि का जो है विस्तृत अध्ययन अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में करेंगे, तो इसके बारे में हम अभी बताते हैं लास्ट में। फिलहाल इतना अगर समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। हम अब आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अंड जनन, यानी कि अंडाणु जनन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन था। तो अंडाणु जनन होता क्या है कि महिलाओं के अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को कहते हैं अंडजन। उसी को क्या कहते हैं, अंडजन। देखिए महिलाओं में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, को ही बाबू अंडजनन कहते हैं। महिलाओं में जो होता है ओवम यानी कि अंडाणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है, इन्हीं अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। भाई कैसे बनत है, निर्मित कैसे होता है, उसी को निर्मित की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। अब होता है क्वेश्चन, भैया ये प्रारंभ कब होता है, आखिर कब ये जो है प्रारंभ होता है, कब बनना स्टार्ट होता है? तो बबुआ ये बनना स्टार्ट हो जाता है भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में ही बनना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या है सर जी, मतलब ये है बाबू कि अगर कोई बच्ची अपनी माँ के पेट में है, गर्भ में है, वहीं से उस बच्ची में जो है ओवम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्ची अगर माँ के गर्भ में है तभी से बनना स्टार्ट होते हैं। हाँ भाई, तभी से हो जाते हैं। बंद कब होते हैं, यानी कि इनका समापन कब होता है, इनका क्या चीज, समापन कब होता है कि जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। जब इनमें जो है स्पर्म यहाँ से प्रवेश करेगा तब जो है ये क्या हो जाएंगे, इनका जो है गर्भाशय में जब स्पर्म प्रवेश होगा तब से ही बनना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अरे सर जी कैसे बता रहे हैं, क्या होता है बताइए थोड़ा और डिटेल से। बाबू देखो,
जब कोई बच्ची भ्रूणी अवस्था में होती है, कहने का सेंस है कि जब कोई बच्ची अपने माँ के गर्भ में होती है, तो जब गर्भ में होती है तो क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है ना, कैसी कोशिका, जनक कोशिका, जनक कोशिका में क्या होता है, जनक कोशिका में बाबू गुणन होता है। जो ओवरी है, ओवरी की जो जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका में गुणन होता है। गुणन का मतलब क्या है, गुणन का मतलब बाबू देखो, गुणन का मतलब है समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता होगा, समसूत्री विभाजन होता है। गुणन का मतलब क्या हो गया, समसूत्री विभाजन होता है। अब जब समसूत्री विभाजन हो जाता है तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें जो है उगोनिया का निर्माण होता है। अंडरलाइन करो भैया, किस चीज का निर्माण होता है, उगोनिया। बच्ची को अपने माँ के पेट में बाना तो उनमें ओकर जो जनक कोशिका एकर है, एकर जनक कोशिका में गुणन होता है। अब गुणन होता है, गुणन का मतलब क्या होता है, विभाजन करत है। समसूत्री विभाजन जब करत है तो वही से निर्माण के कर हो जाता है, उगोनिया का निर्माण। मतलब उगोनिया बन के क्या हो जाता है, तैयार। जब उगोनिया बन के क्या होती है, तैयार हो जाती है, तो जन्म होते ही तब तक ये उगोनिया बनेगी जब तक बच्ची का जन्म ना होगा। ज्यों संसार में बच्ची आएगी उगोनिया बनना बंद, उगोनिया क्या हो जाएंगे, उगोनिया बनना बंद, मतलब उगोनिया इसी ओवरी में पड़े रहेंगे। अब क्या होता है, अब ये उगोनिया जो है होता क्या है, बच्ची धीरे धीरे वृद्धि करती है, बढ़ती है, खेलती खाती है, एकदम मौज करती है और धीरे धीरे बन जाती है अपने पापा की परी। जब पापा की परी बनती है उसके बाद क्या होता है, जब बच्ची पापा की परी बनती है, 11 से 13 वर्ष की होती है, तो इसमें आता है बाबू कौन चीज, यौनारंभ शुरू होता है। क्या शुरू होता है, यौनारंभ। यौनारंभ जब शुरू होता है तो यही उगोनिया जो कोशिका है, ये जो उगोनिया कोशिका है, कौन चीज, उगोनिया, इन्हीं उगोनिया कोशिका जो यहाँ पर ओवरी में है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है बाबू अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है तो उसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। देखिए अगर फर्स्ट में उगोनिया में 46 गुणसूत्र हैं तो अर्धसूत्री विभाजन जब फर्स्ट होता है तो इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, यानी कि 23 हो जाती है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि ना आया भाई, बताओ इतना आया कि ना समझ में भाई, कुछ ना हुआ है। उगोनिया जो रहल 46 गुणसूत्र रहल में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम भयल तो का हो गया, 2 कोशिका बनल जोने में आधा आधा गुणसूत्र, यानी कि 23 गुणसूत्र जमन है इनने में चला गया। ठीक है, होत का है, एक जो कोशिका बनती है इसे कहते हैं ओभम, यानी कि अंडाणु, और दूसरी जो कोशिका बनती है इसे कहते हैं ध्रुवीय काय। क्या कहते हैं, ध्रुवीय काय। पुनः इन कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, द्वितीय। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा तो इससे पुनः एक कोशिका बनेगी, 2 कोशिका, इससे भी 2 कोशिका बनेगी। ठीक है। अब ये जो कोशिका होंगी, अर्धसूत्री विभाजन आप जानते हैं कि ये जो है किसके समान होता है, ये होता है समसूत्री के समान होता है। क्या समान होता है बाबू, उस समसूत्री विभाजन के समान होता है। अब क्या होई, इससे ये जो एक कोशिका बनती है इसमें 23 गुणसूत्र होगा, इसे कहेंगे ओभम। और इसकी जो दूसरी होगी, दूसरी कोशिका जो होगी इसे क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय काय। ठीक है, यानी कि एक ओभम बनेगा और 3 गो ध्रुवीय केंद्रक जो है बनके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आई कि ना, तैयार हो जाएंगे और ये तीनों नष्ट हो जाएंगे, ये बचेगा। अब जब ये बचेगा तो ये क्या होगा, ओभम में बन के तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद धीरे धीरे इधर आएगा और फैलोपियन नलिका का जो पहला वाला भाग है जिसे कहते हैं कीपक या झालर, इसे अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद इसे आगे धकेल लेगा, तुम्बिका में जाएगा। तुम्बिका में अगर शुक्राणु आया है तो यहाँ से निषेचन हो जाएगा। समझ में आई बात कि ना, अंडाणु जनन कैसे हुआ समझ में आया कि ना आया, क्लियर है।
हमने क्या आपको बताया कि महिलाओं में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। प्रारंभ कब होता है, भ्रूणी अवस्था में होता है। समापन कब होता है, स्पर्म जब इसमें प्रवेश करता है तब समापन हो जाता है। होता क्या है, गर्भ जब बच्चियां जो है गर्भ में होती हैं, मां के पेट में होती हैं, तो उनकी जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप उगोनिया बन जाते हैं। युगोनिया जो है तब तक बनते रहते हैं जब तक बच्ची इस संसार में ना आ जाती है। जब इस संसार में आती है, धरती पर आती है, तो गोनिया बनना बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है, 11 से 13 वर्ष की होती है, तब इसमें यौनारंभ आता है। यौनारंभ के समय इसी ओगोनिया में जो है एक ओगोनिया कोशिका मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक ओवम होता है, दूसरा ध्रुवीयकाल होता है। पुनः इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, एक ओवम बन के तैयार होगा और 3 गो ध्रुवीयकाय यानी ध्रुवीय केंद्रक बनेंगे जो धीरे से नष्ट हो जाएंगे और ओवम बन के क्या हो जाएगा, तैयार। बात समझ में आई तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा अगला क्वेश्चन था क्या कि आर्तव चक्र क्या है, इसे कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। देखिए आर्तव चक्र क्या होता है कि महिलाओं में अंडाणु निर्माण जो है 28 दिन के चक्र में होता है। महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में जो है आप जानते हैं क्या बनता है, अंडाणु बनता है। ये अंडाणु जो बनता है कितने दिन के चक्र में बनता है, 28 दिन के जो है चक्र में बनता है। और यह चक्र में जब अंडाणु बनता है तो इसके बनने की प्रक्रिया को और रिलीज होने की प्रक्रिया को, शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया को ही आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं, जो प्रत्येक महिला में जो है कॉमन सी बात होती है। मादा में रजोधर्म जो होता है, इसे रजोधर्म के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये प्रारंभ कब होता है, अब बात आएगी ना भैया कि प्रारंभ कब होता है। आखिर ये जो है रजोधर्म या आर्तव चक्र जो होता है प्रारंभ कब होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक महिला में जब क्या होता है, यौनारंभ होता है। यौनारंभ प्रत्येक महिला, प्रत्येक बालिका में जो है 11 से लेकर 13 वर्ष की आयु में होता है। तभी से क्या होता है, ये आर्तव चक्र यानी कि रजोधर्म, मासिक धर्म, यमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आम भाषा में पीरियड कहते हैं, इसके कई नाम होते हैं। यही जो है स्टार्ट होता है यौनारंभ के समय। ठीक है ना। अब क्या होता है, यौनारंभ के समय स्टार्ट होता है, समापन भी कभी होता होगा, तो इसका समापन कब होता है, समापन कब होता है, समापन जो है 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है। 45 से 50 वर्ष की जब कोई महिला हो जाती है तो उसमें जो है ये क्या होता है, पीरियड जो है समाप्त हो जाता है। बात समझ में, आर्तव चक्र क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब बात आती है कि भाई इसे जो है नियंत्रित कौन करता है, इसे जो है क्या करता है, नियंत्रित कौन करता है। तो नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एक हार्मोन जिसका LH नाम है, और दूसरा जो हार्मोन इसको नियंत्रित करता है उसका नाम है FSH। LH का मतलब क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। FSH का मतलब क्या हो गया कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बात समझ में आई। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये आर्तव चक्र को क्या करते हैं बाबू, ये नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अंडाणु जनन में भी हमने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर ओवम बनता है, अंडाणु बनता है। अंडाणु बनता है तो एक महीने जो है इस वाले ओवरी से ओवम बनेगा, तो अगले महीने इस वाले ओवरी से ओवम बनेगा, फिर उसके बाद इससे बनेगा, फिर उसके बाद उससे बनेगा, फिर इसके बाद यही प्रक्रिया जो है चलती रहती है प्रत्येक महीना। तो प्रत्येक महीना यही प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। अब ध्यान से समझिएगा होता क्या है। सपोज करिए इस ओवरी से यहाँ पर ओवम बना और यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, जब यहाँ पर आया अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन नलिका में। अब फैलोपियन नलिका में जब यहाँ आता है तो अगर 2 दिन तक ये क्या रहता है, 2 दिन तक बाबू जीवित रहता है। अगर 2 दिन के भीतर यहाँ पर क्या नहीं आया, स्पर्म नहीं आता है, तो ये धीरे धीरे दूसरे दिन के बाद क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है बाबू, धीरे धीरे जो है नष्ट होने लगता है। अब जब नष्ट होता है, खराब हो जाता है,
कोई भी खराब चीज आप अपने जो है घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे, फेंक देंगे। अरे छोड़िए ना, तो आप कपड़ा फट गया बाबू, आपका कपड़ा फट गया, तो फटे हुए कपड़े कुछ एकदम बेकार हो गया, उसको रखेंगे क्या? यहाँ रख देते हैं दादी वाले एकदम पुराना बक्सवा में, कबो काम में देगा। ऐसा ना है, तो ऐसा नहीं होता भाई। जो चीज खराब हो गई उसको शरीर से बाहर निकलना है। तो होता क्या है कि निषेचन नहीं होने पर क्या होता है कि जो ये गर्भाशय की दीवार होती है, गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं, गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की दीवारों में जो है क्या होता है, चक्रीय परिवर्तन होता है। क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन। आम भाषा समझो बाबू। देखो यहाँ पर अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये ओवम क्या होगा? नष्ट। अब धीरे धीरे इधर आगे बढ़ेगा, आगे जब बढ़ेगा तो देखता है इसके लिए एकदम पूरा गद्दीदार संरचना बनी हुई है। जैसे होता है ना, अभी आपके घर में कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, आपको पता चल गया तो आप क्या करते हैं, एकदम पूरा सरहो व्यंजन बना के तैयार करेंगे। शाकाहारी है तो पनीर उनीर, मांसाहारी है तो मीट मछली मुर्गा ना बना के एकदम तैयार रखेंगे। एकदम गद्दा उद्दा रूम सोफा सेट एकदम लगा के रखेंगे कि आए एकदम पूरा। जैसे होता है ना, पहली बार अगर दामाद घर आता है उसकी इतना सेवा होती है कहने की हद नहीं। फिर दूसरी बार आए उससे कम ऐसे होता जाता है जैसे जैसे पुराना होता है। समझ रहे हैं ना? तो होता क्या है कि अगर वही दामाद सोचा कि अरे भाई बड़ा गजब हमारे ससुरारी जो है का हुई, हमारी इज्जत बहुत गजब हुई है। अब हम क्या करते हैं, वो बेचारा फिर तीसरे दिन आ गया, तो धीरे धीरे दामाद जी, पहले लोग कहते हैं हमारा पहुना आया हो, पहुना। फिर उसके बाद क्या नाम है, धीरे धीरे दामाद आए हैं, उनका दमदा आया है। फिर उसके बाद दमदुल्ली बन जाते हैं। क्या बार बार है उनका दामाद ना दमदुल्ली है, बार बार है सेवा करवा चक्कर में। और घर वाले भी क्या करते, बिस्कुट पानी पे आ जाते हैं। काजू कतरी से सीधे बिस्कुट पानी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, कहने का सेंस क्या है बबुआ, कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर गर्भाशय सोचती है कि यहाँ से निषेचन होकर भ्रूण आएगा तो हम उसको एकदम गद्दीदार संरचना देंगे। मगर हुआ क्या, यहाँ स्पर्म पहुंचबे नहीं किया शुक्राणु। जब स्पर्म शुक्राणु नहीं गया तो यहाँ पर निषेचन ना हुआ तो ये अंडा जो था एकदम बर्बाद हो गया, मतलब नष्ट हो गया। जब नष्ट हो जाएगा बाबू तो धीरे धीरे नष्ट हुआ अंडा इधर आएगा, ओवम आएगा तो इस जो गद्दानुमा संरचना इसको भी नष्ट करेगा और टूट के ब्लड रक्त वाहिनियां सब बिखर जाएंगी, लसका वाहिनियां बिखरेंगी और ब्लड जो है बहने लगेगा। और खराब ब्लड के साथ ही जो है क्या करेगा, ओवम शरीर से बाहर आने लगता है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड। यही क्या होता है, यही पीरियड होता है। और जो होता क्या है कि यह जो है कितने दिन तक होता है, तो बाबू 4 से 5 दिन जो है एवरेज होता है। 4 से 5 दिन जो है पीरियड जो है क्या होता है, चलता रहता है 4 से 5 दिन। ठीक है। अब किसी लड़की में जो है, किसी महिला में पहली बार होता है, अगर ये घटना किसी महिला में पहली बार होती है तो उसे कहते हैं, उस घटना को रजो दर्शन। क्या कहते हैं भाई, रजो दर्शन। आपको जो है किसका, आर्तव चक्र का, रजो धर्म का जो है आपको दर्शन हुआ है। अब यहाँ से जो है जब तक 45 से 50 वर्ष का ना हो जाएंगे, हर महीने यह चलता रहेगा प्रक्रिया। ठीक है। और जो 50 वर्ष की महिला हो गई तो उसको आखिरी बार जो होता है, यानी कहने का सेंस क्या है, आखिरी बार जो होता है क्या नाम पीरियड आता है, उसे कहते हैं रजो निवृत्त। मतलब इन्हें क्या हो गया, इन्हें आर्तव चक्र से जो है छुटकारा मिल गया है। रजो निवृत्त जो है इनको मिल गई, मतलब मोक्ष मिल गया है। रजो निवृत्त अंतिम बार जो है क्या आता है, जब पीरियड आता है तो उसे कहते हैं रजो निवृत्त। बात समझ में आई हो तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। आपका क्या है कि अगला क्वेश्चन था कि प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। देखो भाई, प्लेसेंटा जो होता है, पहले ध्यान समझिए, यहाँ पर ओवरी में ओवम बनता है, ओवम रिलीज होता है, फैलोपियन नलिका में जाता है। अगर यहाँ से स्पर्म आया है तो निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट जब बनता है तो धीरे धीरे ये भ्रूण का रूप लेता है। जब भ्रूण बन जाता है तो बाबू धीरे धीरे 16 से 32 कोष की भ्रूण यहाँ पर आता है गद्दीदार संरचना पर। तो यहाँ पर जो है ये क्या करता है, मान लीजिए भ्रूण है तो
तो इससे जो है एक पतली नली गर्भाशय से इससे क्या होती है, जुड़ जाती है। एक पतली नली, कौन सी, एक पतली नली किससे जुड़ जाती है, एक पतली नली जो है भ्रूण से क्या होती है, जुड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा। इसे अपरा के नाम से भी जानते हैं, प्लेसेंटा या फिर अपरा। या आम भाषा में आप ये समझिए कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाड़ा दाई काटती है ना, जो नाड़ा होता है वो प्लेसेंटा अपरा है, वो है प्लेसेंटा अपरा। कहीं ये सर जी काहे होता है, काहे कि बाबू जो कुछ भी बच्चे में पोषण कैसे होगा, बच्चा जो है थोड़ा ताकतवर कैसे होगा, उसको भी भोजन चाहिए, और भोजन कहाँ से मिलेगा, मम्मी से मिलेगा। मम्मी जो कुछ भी खाएंगी वो उनके ब्लड में जाएगा, अब ब्लड में जो जल जाएगा तो ब्लड में जाने के बाद वही ब्लड जो है गर्भाशय की दीवार एक नली द्वारा इस बच्चे में जाएगा, जिससे बच्चे को पोषण मिलेगा, बच्चा धीरे धीरे वृद्धि करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं को कहते हैं कि भाई आप क्या करिए, बहुत सी महिलाओं को कहा जाता है बहनी आप ही मत खाइए, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, फलाना चीज मत खाइए, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो चीज खाएंगी तो उनके ब्लड रक्त में जाएगा, और वह रक्त कौन ले रहा है, बच्चा भी ले रहा है, तो बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्लेसेंटा एक ऐसा माध्यम है जो क्या करता है कि बच्चे को पोषण प्रदान करता है, जो मम्मी जो कुछ भी खाएंगी उनको उससे जो है किसको मिलेगा, उसके बच्चे को जो है मिलेगा। मनुष्य में नर जनन तंत्र का जो है सचित्र वर्णन करना है। मनुष्य में नर जनन तंत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं में ओवम बनता है और पुरुषों में जो है क्या, स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनता है। अब शुक्राणु को बनाने में विभिन्न अंग भाग लेते हैं और सभी अंगों को सम्मिलित रूप से कहते हैं नर जनन तंत्र। यानी कि शुक्राणु को बनाने में जो है विभिन्न अंगों का योगदान होता है, इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से नर जनन तंत्र कहते हैं। आखिर वो कौन कौन अंग है, कौन कौन से इसके भाग हैं, इसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो नर में पाया जाता है वो होता है बाबू एक जोड़ी वृषण। क्या पाया जाता है, एक जोड़ी वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं। एक जोड़ी वृषण जो है किसमें पाया जाता है, नर में जो है एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। दूसरा भाग क्या होता है, दूसरा भाग होता है सहायक नलिका। क्या नाम है इसका, सहायक नलिका जो होती है, इसमें सहायक जो है नलिकाएं होती हैं, कई वो जो सहायता करती हैं। तीसरा भाग होता है इसमें जिसका नाम है सहायक ग्रंथि। क्या नाम है बाबू, इसका नाम है सहायक ग्रंथि। छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। और चौथा मुख्य रूप से भाग होता है जिसका नाम है बाह्य जननांग। चौथा कौन सा भाग है, बाह्य जननांग। चौथा कौन सा भाग है बाबू, तो चौथा भाग होता है जिसका नाम क्या होता है, बाह्य जननांग। यानी कि स्पर्म को बनाने के लिए यह जो है चार मुख्य रूप से भाग लेते हैं, चार अंग जो है मुख्य रूप से भाग लेते हैं, जिसका हम बारी बारी करके जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहली हम बात कर लेते हैं किसकी बाबू, सबसे पहला हम बात करते हैं वृषण की। सबसे पहली बात हम किसकी करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं वृषण की। मानव में जो होता क्या है, जैसे कि हमने बताया कि एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। कितना जोड़ी वृषण होता है, एक वृषण जो है इस साइड, एक वृषण इस साइड, यानी कि एक जोड़ी कहने का सेंस क्या है कि दो वृषण पाए जाते हैं, ठीक है। कितने वृषण होते हैं, तो दो वृषण। आखिर एक आकार कैसन हो सर जी, बाबू आकार कैसन हो, आकार तो बाबू देख लो, इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, अंडाकार। कैसा आकार का होता है, ये आकार में जो है अंडाकार होता है। तो सर जी कुछ लंबाई चौड़ाई मोटाई होत होई ना, हाँ बाबू जरूर होता है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे, लंबाई, और किस चीज की बात करेंगे, चौड़ाई, और किस चीज की बात करेंगे, मोटाई, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई मोटाई की बात करें तो लंबाई जो इसकी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है ना।
लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई वही जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर जो होती है। तो सर जी इसका वजन भी कुछ होता होगा, जैसे अंडा का कुछ होता है वजन, उसी प्रकार ये अंडाकार है तो इसका वजन भी कुछ होता होगा। हाँ बाबू जरूर होता है। ये वजन में जो है 20 से 25 ग्राम का होता है। वजन में कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। कौन? वृषण। वृषण कितना वजन का होता है बाबू? वृषण जो है 20 से जो है 25 ग्राम का होता है वृषण। कौने रंग का होता है? तो बाबू एकर जो रंग होता है वो होता है गुलाबी। कौने कलर का होता है? गुलाबी रंग का होता है। कौने रंग का होता है बाबू? गुलाबी रंग का होता है। इतना समझ में आई बात की ना आई? इतना चीजें क्लियर हैं जो हमने बताया कि भाई एक जोड़ी वृषण होता है, आकार अंडाकार होता है, वजन 20 से 25 ग्राम, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, मोटाई इतना, रंग गुलाबी ना। इतनी चीजें क्लियर है कि ना है? देखिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो ये वृषण होता है ये वृषण कोश में है, मगर भ्रूणावस्था में। कौन सी अवस्था में? भ्रूणावस्था कहें या फिर भ्रूणावस्था के बाद शिशुअवस्था में भी, शिशुअवस्था में भी ये क्या होता है? ये वृक्क के समीप होता है। किसके समीप होता है? वृक्क के समीप होता है। और जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है बाद में जो है ये कहाँ चला जाता है? बाद में जो है वृषण कोश में आ जाता है। ऐसा काहे होता है सर जी? वहीं वृक्क के पास रहा होता तो अच्छा रहा होता कि ना? का जरूरत रहा लेके यहाँ ले ले भाई? जरूरत पड़ी। काहे जरूरत पड़ी? काहे कि बाबू ये वृषण कोश में जो है निर्माण होता है किस चीज का? शुक्राणु बनन। वृषण ही क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। और शुक्राणु साफ साफ कहता है कि हम शरीर के टेम्परेचर पर जो है बनेंगे नहीं। यानी कि कहने के सेंस क्या है कि हमारी शरीर का टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड ना। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुक्राणु कब्बो नहीं बनेगा। क्या है? नहीं बनेगा। इससे कम, इससे जो है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम तापमान चाहिए। तो इसीलिए ये कहाँ चला आता है? यहाँ वृक्क के पास से सीधे चला आता है वृषण कोश में। क्यों? क्योंकि भाई हमें क्या बनाना है? हमें जो है शुक्राणु बनाना है। तो शुक्राणु बनाने के लिए कहाँ चला आता है? वृषण कोश में आ जाता है। ठीक है ना। अब अगली बात है, अगर सभी किसी में मान लीजिए वृषण जो है वृषण कोश में ना आए, कहाँ ना आए? वृषण कोश में। मान लीजिए कोई बच्चा था, इसका वृषण कोश में क्या हुआ? ना आए, तो क्या होगा? अगर वृषण कोश में अइबे ना किया, वो रह गया वहीं पर, तो बाबू साफ साफ बात है अगर वहीं किडनी के पास रह जाएगा तो वहां का टेम्परेचर शरीर के बराबर होगा। तो किस चीज का? शुक्राणु का निर्माण होगा नहीं करेगा। जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो वो जनन की योग्य पुरुष नहीं होगा, मतलब उसमें जनन अयोग्यता पाई जाएगी। इसे भी कुछ कहते हैं का सर जी? हाँ बाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोकोडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टोकोडिज्म। मतलब क्या है सर जी? मतलब यह है बाबू जेकर वृषण कहाँ रह जाई? जेकर वृषण रह जाई वृक्क के पास, वृषण कोश में अइबे ना करी, ओमे शुक्राणु बनबे ना करी। जब शुक्राणु बनबे ना करी तो जनन अयोग्यता पावल जाई। जब जनन अयोग्यता पावल जाई तो ही के कहेंगे कौन चीज? क्रिप्टोकोडिज्म। क्रिप्टोकोडिज्म। ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हैं। आगे हम चलते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं वृषण की संरचना की। किस चीज की हम बात करते हैं? आगे हम बात करेंगे बाबू वृषण की संरचना। किसकी बात करेंगे? कि आखिर वृषण की जो संरचना है वो है कैसी। जैसे देखेंगे वृषण के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। इस वृषण के ऊपर एक पतली सी क्या होती है? एक पतली सी मेम्ब्रेन, एक पतली सी जो है झिल्ली होती है। अब ये जो झिल्ली होती है इसे कहते हैं बाहरी आवरण। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाबू बाहरी आवरण। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बाहरी आवरण। अब बाहरी आवरण जो होता है ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है टेस्टिकुलम का। किसका बना होता है?
टेस्टिकुलम का। बाहरी आवरण किसका बना होता है? बाहरी आवरण जो होता है बाबू, बाहरी आवरण बना होता है किसका? टेस्टिकुलम का। अब हम वृषण के अंदर अगर जाते हैं तो देखते हैं इसमें कई गो खाने जैसे कोष्ठक जैसी संरचना है। इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? वृषण के अंदर भैया पाए जा रहे हैं कोष्ठक। क्या पाए जा रहे हैं? कोष्ठक मिल रहे हैं, ढेर सारे कोष्ठक मिल रहे हैं। कम से कम कितना हुई है? कम से कम हुई है बाबू 250 से 300, 250 से 300 का चीज है कोष्ठक है। आखिरी कोष्ठक में होत का हो? आखिरी कोष्ठक में का होता है? अब देखिए प्रत्येक जितने भी 250 से 300 कोष्ठक हैं, प्रत्येक कोष्ठक में किसमें? प्रत्येक कोष्ठक में 1 से लेकर 3 जो है नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 1 से लेकर 3 क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो नलिकाएं 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, इसमें जो है क्या क्या होता है? हम पहली नलिका या पहली कोशिका की बात कर लेते हैं। तो पहला जो होता है उसे कहते हैं शुक्राणुजनक कोशिका। क्या कहते हैं? पहली जो होता है उसे कहते हैं शुक्राणुजनक क्या चीज? कोशिका। पहली कोशिका जो होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं शुक्राणुजनक कोशिका। अभी जो शुक्राणुजनक कोशिका होती है यह बार बार विभाजन करके जो है स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनाती है। यह क्या करत है? यह शुक्राणु बना देता है बाबू। यह जो शुक्राणु बनावल कौन कोशिका? शुक्राणुजनक कोशिका ही का बनावेले? शुक्राणु बनावेले। दूसरी बात आती है, दूसरी कौन सी नलिका होती है? तो इसे कहते हैं सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका। अब इस सर्टोली कोशिका क्या करत है? तो जवन शुक्राणु बने हैं तो उसका के पोषण के लिए तो सर्टोली कोशिका का प्रदान करती है बाबू? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। और कुछ दे ले का? हाँ बाबू, और का दे ले? और ऑक्सीजन दे ले। का दे ले? ऑक्सीजन दे ले। एकर तो बतिये छोड़ा, साथ ही साथ एकरा से एक हार्मोन भी निकलला जेकर नाम है इनहिबिन। का नाम है? इनहिबिन नामक हार्मोन निकलत है। अब इनहिबिन नामक जो हार्मोन है ये क्या करत है? इनहिबिन नामक हार्मोन है, एहो तो कुछ काम होई ना बाबू। एकर काम का है? एकर काम ई है कि ये जो शुक्राणु बने हैं ना, शुक्राणु बने हैं बहुत धीरे धीरे बन रहे थे। तो इनहिबिन का करी? कहीं मार धना खप बना। तो ये क्या करता है? शुक्राणुओं के उत्पादन को बढ़ा देता है। शुक्राणुओं का जो बन रहा है उत्पादन को क्या करता है? बढ़ा देता है। कौन? इनहिबिन नामक हार्मोन। अगर धीरे धीरे शुक्राणु बनत है, शुक्राणु ज्यादा चाहिए तो इनहिबिन नामक हार्मोन का करत है? शुक्राणु को बनाने का, उत्पादन करने की क्षमता को क्या करता? बढ़ा देता है। ढेर ढेर से उत्पादन होने लगता। ठीक ना? अभी बचा है, अभी तीसरा वाला कोशिका बचा है। तीसरा कोशिका कौन सी होती है? तो तीसरा होती है बाबू अंतराली कोशिका। तीसरी कौन सी कोशिका होती है? तीसरी कोशिका होती है जिसका नाम है अंतराली कोशिका। कौन सी कोशिका? अंतराली कोशिका। अभी अंतराली कोशिका का करत है? अभी अंतराली कोशिका जो होती है एक हार्मोन निकालत है। कौन हार्मोन निकाले ले? जेकर नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। ये भैया क्या करत है? टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन निकाल देता है। अभी टेस्टोस्टेरॉन का करी? ये कोनो काम होई ना? हाँ बाबू, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करत है। का करत है? ये शुक्राणु जो है, ये शुक्राणुओं को क्या करती है? शुक्राणुओं की प्रतिरक्षा करती है। शुक्राणुओं की क्या करती है? प्रतिरक्षा। मतलब क्या करत है? शुक्राणु की सुरक्षा करत है। कोई जीवाणु विषाणु आएगा तो उसको धो के क्या करेगी? मार डालेगी। उसको क्या करेगी? मार डालेगी। इतनी बातें समझ में आई कि ना आई? इतना चीज क्लियर है आपको कि नहीं है? बताइए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। चलो भाई हम क्या करते हैं, हम जो है अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वृषण की कहानी। अब हम चलते हैं आगे। आप क्या देख रहे हैं फिगर में कि वृषण के ऊपर कुछ ऐसी कुंडली संरचना दिख रही है। इसके ऊपर कुछ कुंडली, इसी को देखिए, इसके ऊपर कुछ क्या है, ऐसी कुंडली संरचना दिख रही है, ऐसी कुंडलित होकर संरचना दिख रही है। और ये जो संरचना है बाबू, इसी को कहते हैं अधिवृषण। क्या नाम है, अधिवृषण। क्या नाम है बाबू इसका, इसका नाम होता है कौन चीज, इसका नाम होता है बाबू, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम होता है अधिवृषण। देखिएगा जो अधिवृषण होता है इसकी लंबाई जो है बाबू बहुत ज्यादा, कितना, 6 मीटर होती है। अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है, अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर की होती है। कितनी होती है, 6 मीटर। मगर दिक्कत उन चीज का है कि अधिवृषण इतना न कुंडलित है, एकदम कुंडलित हो के कुंडलित होत बचत कितना है, 4 सेंटीमीटर का। सोचिए कितना ज्यादा कुंडलित हुआ होगा। जैसे आपका जो पेट है, आपके पेट में आहार जो है, आहार नाल जो है, छोटी आंत, बड़ी आंत ना, ठीक है ना, तो ये जो आते हैं करीबन 8-10 फुट की, 8-10 मीटर की होती हैं। मगर 1 फुट में या 1 फुट से कम पेट में जो है कुंडलित हो के अधूरा के है ना, एडजस्ट छोड़ा ना, साड़ी है ना, साड़ी 5 मीटर का साड़ी मोड़ के इतना बड़ी पन्नी में धके घुसेड़ दे रहे ना, वही प्रक्रिया हुई यहाँ। 6 मीटर लंबाई है अधिवृषण, मगर इतना न कुंडलित हो गया है, इतना कुंडलित होकर बचा कितना है, 4 सेंटीमीटर का बच गया। कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आकार कैसा हो गया इसका, आकार कैसा हो गया, आकार इसका होता बाबू चपटा, चपटा हो जाता है, एकदम चपक जाता है। जब चपक जाता है तो आखिर ये कोई बात हम काहे करत ही, अधिवृषण करत का है, तो अधिवृषण जो है इसी में, समझिएगा, इसी में क्या होता है, इसी में स्पर्म का क्या होता है, परिपक्वन होता है। क्या होता है बाबू, परिपक्वन होता है। इसमें, इसी में जो है किसका परिपक्वन होता है, इसी में स्पर्म का जो है परिपक्वन होता है। परिपक्वन कहने का सेंस क्या है, परिपक्वन कहने का सेंस यह है कि इसमें जो है स्पर्म क्या होते हैं, इसी में स्पर्म जो है भाई विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, एकदम जो है क्या होते हैं, एकदम जो है सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी में जो है स्पर्म एकदम परिपक्व जो है हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आगे चलें, आगे अब हम बात करने वाले हैं शुक्रवाहिनी। किसकी बात करेंगे हम बात करने वाले हैं बाबू किसकी, हम बात करने वाले हैं शुक्रवाहिनी। किस चीज की बात करेंगे, शुक्रवाहिनी। देखिएगा शुक्रवाहिनी, ये जो पतली सी नलिका आपको ऐसे ऐसे दिखाई देते हुए जा रही है, ये जो नलिका आपको दिखाई देते हुए जा रही है, यह होती है शुक्रवाहिनी। यह नलिका क्या होती है, यह होती है शुक्रवाहिनी। जो इसकी संख्या कितना है, एगो इधर एगो इधर, तो संख्या में कितना है शुक्रवाहिनी, 2 है। अभी काम क्या करती है बाबू, यह नलिका है जो शुक्राणुओं का क्या करती है, वहन करती है। वहन का मतलब क्या है, वहन का मतलब टेस्टिस यानी कि वृषण में शुक्राणु बनत है, यही नलिका के माध्यम से जात है कहाँ पर, ये वाली जो संरचना है जिसे कहते हैं शुक्राशय। कहाँ चला जाता है, शुक्राशय में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, शुक्राशय में जाता है। और शुक्राशय में जाके वहाँ का होता है, वहाँ बाबू जो है संचित हो जाता है। क्या हो जाता है, संचित कहने का सेंस का है, संचित कहने का सेंस है कि यहाँ पे ही जाके ये क्या करता है, स्टोर हो जाता है। यहीं पर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो शुक्राशय क्या है, शुक्राशय क्या है भाई, शुक्राशय जो है एक ऐसी थैली है, शुक्राशय क्या है, एक ऐसी थैली है जो उदर गुहा में होती है। और उदर गुहा में होने के साथ साथ जो है ये क्या करती है,
शुक्राणुओं को जो है संचित रखती है। शुक्राणुओं को क्या है, स्टोर करके रखती है। और स्टोर रखने के साथ साथ जो है ये क्या है, यही जो है जुड़ी होती है स्खलन नलिका से। ये जो नलिका आपको दिख रही है इसी वाली, इसे कहते हैं, क्या नाम है इसका, इसका नाम है स्खलन नलिका। कौन सा नाम है इसका, इसका नाम है स्खलन नलिका। और इससे जुड़ी होती है। अब मैथुन क्रिया के दौरान क्या होता है कि इसी से जो है स्पर्म निकलेगा, स्खलन नलिका में जाएगा और मूत्र मार्ग से सीधे जो है योनि के माध्यम से यूटेरस गर्भाशय में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है, गर्भाशय में जो है चला जाता है। ये तो रहा ई वाली बात, समझ में आई बात कि ना है, क्लियर है ना, क्लियर है कि ना है। जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि शुक्राणु जनन होता क्या है। देखो भाई गौर से देखो, शुक्राणु जनन क्या होता है। वृषण में शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। कहाँ बनत है, वृषण में बनत है। कहाँ बनत है, शुक्राणु बनत है। तो वृषण में शुक्राणुओं के क्या होता है, बनने की, क्या होने की, बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं बाबू शुक्राणु जनन। देखिए होता क्या है कि जो यदि ये वृषण है तो वृषण की जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो बनी होती हैं बाबू किसकी, तो ये बनी होती हैं एपिथेलियम की। किसकी बनी होती हैं, एपिथेलियम की बनी होती है। और यहीं पर पाया जाता है शुक्राणु जनक कोशिका। क्या पाई जाती हैं, शुक्राणु जनक कोशिका। अब इन्हीं शुक्राणु जनक कोशिका में क्या होता है, इन्हीं में होता है बाबू अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। एपिथेलियम की कोशिकाएं, शुक्राणु जनक कोशिकाएं करती रहती हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है और क्या बनता है, स्पर्म बनता है। जैसे मेल में 46 गुणसूत्र, जब एक एपिथेलियम यानी कि शुक्राणु जनक कोशिका कटी तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा बाबू, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन आप भली भांति जानते हैं कि 2 चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री प्रथम जो होता है तो इसमें क्या होता है बाबू, 2 गो बनेंगी और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, यानी 23 इसमें 23 इसमें। पुनः जो अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, द्वितीय होता है। और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के फलस्वरूप जो है पुनः इनसे 2 कोशिकाएं बनेंगी। और ये जो होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, इस समसूत्री कोशिका के समसूत्री विभाजन के क्या होता है, समान होता है। इसलिए इसमें भी गुणसूत्र कितने होंगे, 4, यानी कि एक मात्र कोशिका से 4 जो है स्पर्म यानी कि शुक्राणु क्या हो जाएंगे, बनकर तैयार हो जाएंगे। यही ना, यही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। यानी कि टेस्टिस में, वृषण में शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं शुक्राणु जनन। उसी को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। देखिए बाबू होता क्या है कि जब शुक्राणु बनता है तो बन के जाके शुक्राशय में स्टोर होता है। ये स्खलन नलिका के माध्यम से मूत्र मार्ग द्वारा जो है, शिश्न द्वारा ये क्या होता है, इससे बाहर निकलता है। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई एक बार जो है स्खलन होता है, स्खलन होता है, इसमें से कितने जो है स्पर्म, कितने वीर्य निकलते हैं, तो 3 से जो लेकर 5 ml क्या निकलते हैं बाबू, वीर्य निकलता है। एक बार के स्खलन में 3 से 5 ml वीर्य निकलता है। अब इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें जो है 250 से 300 जो है क्या पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। 250 से 300 जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति के वीर्य में स्पर्म की संख्या क्या हो, कम हो, अगर किसी व्यक्ति में स्पर्म की संख्या क्या हो जाए बाबू, कम हो जाएगी। किसी व्यक्ति के जो वीर्य है, वीर्य में अगर स्पर्म की संख्या क्या हो गई,
कम हो गई तो उसे कहते हैं एलिगोस्पर्मिया। क्या कहते हैं? एलिगोस्पर्मिया। क्या हो जाता है? उसे एलिगोस्पर्मिया नामक क्या होता है? रोग हो जाता है। अगर किसी में हो ही ना, स्पर्म होबे ना करे तो उसे कहते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया क्या कहते हैं? एजोस्पर्मिया। कहने का सेंस क्या है कि अगर किसी में स्पर्म कम होगा तो उसे क्या कहेंगे? एलिगोस्पर्मिया। अगर किसी में स्पर्म होबे नहीं करेगा वीर्य में तो उसे कहेंगे एजोस्पर्मिया। ठीक है ना। इस प्रकार जो है आपका शुक्राणु जनन जो है भी क्या हो जाएगा? समाप्त। यानी कि वृषण में शुक्राणुओं के जो बनने की प्रक्रिया होती है उसी को ही कहा जाता है शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। एक मात्र कोशिका से 4 जो है स्पर्म बनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। हम बात करने वाले हैं बाबू निषेचन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? निषेचन के बारे में बात करेंगे कि आखिर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। देखिए निषेचन जो होता है, निषेचन कहते किसे हैं? सामान्य सी बात है कि जो मेल होता है और एक होती है फीमेल। एक होता है मेल, एक होती है फीमेल। मेल में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। फीमेल में क्या बनता है? ओवम बनता है। यह भी क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं युग्मक। यह भी क्या होता है? युग्मक। ठीक है ना। ये नर युग्मक होता है, ये मादा युग्मक होती है। जब यही दोनों नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो इस मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? इस मिलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं बाबू निषेचन। यानी कि नर और मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब जब निषेचन होता है तो इससे बनता कैसे क्या है? तो युग्मक से क्या बन जाता है? युग्मनज। क्या बनता है बबुआ? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज जो है बन के क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। युग्मक से जो है, चूंकि यन जो है स्पर्म होता है, यन जो है ओवम। यन का मतलब क्या हो गया? यन का मतलब होता है बाबू अगुणित। मतलब इसका सूत्र जो है दुगुणित नहीं है। जब यहाँ पर ई बनता है युग्मनज तो ई 2n बन जाता है, जिसे जाइगोट या फिर युग्मनज कहते हैं। क्या बनता है? जाइगोट। अब एक बात बार बार हम पीछे भी बताएं आपको कि जाइगोट यानी निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका के किस भाग में होता है? तो तुम्बिका में होता है। कहाँ पर होता है? तुम्बिका में होता है। ठीक है। तो निषेचन जब हो जाता है तो ये मान लीजिए कोई क्या हो गया? 2n कोशिका हो गई निषेचन बनने के बाद, जिसे हम कह रहे हैं भाई जाइगोट बन गया। तो जाइगोट अगर बन के तैयार हो गया है तो इसके बाद क्या होता है? इस जाइगोट में जो है बार बार जो है क्या होता है? बार बार जो है इसमें जो है क्या होता है? बार बार बाबू इसमें जो है विभाजन होता है। बार बार इसमें विभाजन होता है। जैसे 1 है, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16, 16 से 32। तो 16 से 32 जो कोशिकाएं होंगी, 16 से 32 कोशिका को ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं बाबू भ्रूण। और ये भ्रूण जो होगा सीधे जो है फैलोपियन नलिका से चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा? ये चला जाएगा गर्भाशय में। कहाँ जाएगा? गर्भाशय में। जब गर्भाशय में जाएगा तो गर्भाशय में जाने के साथ गर्भाशय से एक नली निकलेगी जिसे कहेंगे प्लेसेंटा, यानी कि अपरा द्वारा जो है इस जो कोशिका होगी, जो भ्रूण होगा, इससे अपरा क्या करेगी? जुड़ जाएगी। और जो भी माँ भोजन करेगी इससे जो जितना भी क्या होगा? पोषण होगा वो बच्चे में जाएगा। बच्चा धीरे धीरे भ्रूण धीरे धीरे विकास करेगा। धीरे धीरे हाथ पैर मुंह थोड़ा सब बनना स्टार्ट होगा। और भ्रूण से जो है धीरे धीरे बच्चा बनना का प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। अब बच्चा जब बनेगा तब तक ये भ्रूण कहलाएगा जब तक ये पैदा ना हो जाता है। यानी कि पैदा होने से 1 घंटा पहले तक, जब तक बेबी अपने माँ के गर्भ में है तब तक भ्रूण कहलाएगा। जब इस दुनिया में आएगा तब जाके वो बच्चा या फिर बच्ची कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है? ठीक है ना। तो अब क्या
होगा, इसमें जो है बच्चा जब धीरे धीरे उसका टाइम हो जाएगा तो माँ के गर्भ से जो है बाहर आएगा। अब बाहर आने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रसव। इसी को क्या कहते हैं बाबू, इसी को जो है प्रसव के नाम से जाना जाता है।